आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 34 टैक्स हीन प्रभात बादरोबी निंदा के मन नीति न आवे, प्रीति प्रस्तावना लाखावे, कर्ज सिद्ध भयो जब जाने, रंच कहू और प्रीति न मातारे, प्रीति गई फजहू बिनसावे, प्रीति विषय सुख न पावे, जा दिन हाथ कछु नहीं आवे, भाखी को बात कलंक लगावे, सोए उपाय ही आधारे, जासु बुरो कछु होत निहारे, रंचक भूल कहून लाख पावे, भांति अनेक विरोध समर्थन वे, तारांकन विदुर प्रजाग्रे। लाला मदन मोहन मकान पर पहुंचे उस समय ब्रजकिशोर वहां मौजूद थे। लाल ब्रजकिशोर ने अदालत का सब वृतांत कहा। उसमें मदन मोहन मोदी के मुकदमे का हाल सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय चुन्नीलाल ने संकेत में ब्रजकिशोर के महंताने की याद दिवाई, जिस पर लाला मदन मोहन ने अपनी अंगुली से हीरे की एक बहुमूल्य अंगूठी उतार कर ब्रजकिशोर को दी और कहा, आपकी मेहनत के आगे तो यह महंताना कुछ नहीं है, परंतु अपना पुराना घर और मेरी इस दशा का विचार करके क्षमा कीजिए। ये बात सुनते ही एक बार लाला ब्रजकिशोर का जी भर आया, परंतु फिर तत्काल संभल कर बोले, क्या आपने मुझको ऐसा नीच समझ रखा है कि मैं आपका काम महंताने के लालच से करता हूँ? सच तो यह है कि आपके वास्ते मेरी जान जाए तो भी कुछ चिंता नहीं, परंतु मेरी प्रार्थना है कि आपने अंगूठी देकर मुझसे अपना मित्र भाव प्रकट किया, सो मैं आपको बराबर का नहीं बना चाहता। मैं आपको अपना मालिक समझता हूँ, इसलिए आप मुझे अपना हलकहबोश सेवक बनाएं। यह क्या कहते हो? तुम मेरे भाई हो, क्योंकि तुमको पिता सदा मुझसे अधिक समझते थे। हाँ, तुम्हें बाली पहनने की इच्छा हो तो ये लो, मेरी अपेक्षा तुम्हारे कान में ये बहुमूल्य मोती देखकर मुझको सुख होगा, परंतु ऐसे अनुचित वचन मुख से न कहो। ये कहकर लाला मदन मोहन ने अपने कान की बाली ब्रजकिशोर को दे दी। कल हरकिशोर आदि के मुकदमे होंगे, उनकी जवाबदेही का विचार करना है, कागज तैयार करा कर उनसे रहत बदर छांटनी है, इसलिए अब आज्ञा हो। ये कहकर ब्रजकिशोर रुखसत हुए और लाला मदन मोहन भोजन करने गए। लाला मदन मोहन भोजन करके आए उस स्वयं मुंशी चुन्नीलाल ने अपने मतलब की बात छेड़ी। मुझको हर बार अर्ज करने में बड़ी लज्जा आती है, परंतु अर्ज किए बिना भी काम नहीं चलता। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगा, ब्याह का काम छिड़ गया, परंतु अब तक रुपए का कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ। आपने 200 के नोट दिए थे, वह जाते ही चटनी हो गए। इस समय 1000 रुपए का भी बंदोबस्त हो जाए तो खैर कुछ दिन काम चल सकता है, नहीं तो काम नहीं चलता। तुम जानते हो कि मेरे पास इस समय नकद कुछ नहीं है और गहना भी बहुत सा काम में आ चुका है। लाला मदन मोहन बोले, हाँ, मुझको अपने मित्रों की तरफ से सहायता मिलने का पूरा भरोसा है, और जो उनकी तरफ से कुछ भी सहायता मिली तो मैं प्रथम तुम्हारी लड़की के ब्याह बंदोबस्त कर दूंगा, और जो मित्रों से सहायता न मिली तो मेरा क्या हाल होगा। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, ब्याह का काम किसी तरह नहीं रुक सकता, और बड़े आदमियों की नौकरी इसी वास्ते तन तोड़ कर की जाती है कि ब्याह शादी में सहायता मिले, बराबर वालों में प्रतिष्ठा हो, परंतु मेरे मंद भाग्य से यहाँ इस समय ऐसा मौका नहीं रहा, इसलिए मैं आपको अधिक परिश्रम नहीं दिया चाहता। अब मेरी इतनी ही अर्ज है कि आप मुझको कुछ दिन की रुखसत दे दें, जिससे मैं इधर उधर जाकर अपना कुछ सुविधा करूं। तुमको इस समय रुखसत का सवाल नहीं करना चाहिए, मेरे सब कामों का आधार तुम पर है, फिर तुम इस समय धोखा देकर चले आओगे तो काम कैसे चलेगा। लाला मदन मोहन ने कहा, वाह महाराज वाह, आपने हमारी अच्छी कदर की। मुंशी चुन्नीलाल तेज होकर कहने लगा, धोखा आप देते हैं या हम देते हैं? हम लोग दिन रात आपकी सेवा में रहें तो ब्याह शादी खर्च लेने कहाँ जाएं? आपने अपने मुख से इस ब्याह में भली भांति सहायता करने के लिए कितनी ही बार आज्ञा की थी, परंतु आज वह सब आस टूट गई तो भी हमने आपको कुछ ओलंभा नहीं दिया।
आप पर कुछ बोझ नहीं डाला, केवल अपने कार्य निर्वाह के लिए कुछ दिन की रुखसत चाहिए तो आपके निकट बड़ा अधर्म हुआ। खैर, जब आपके निकट हम धोखेबाज ही ठहरे तो अब हमारे यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। यह आप अपनी तालियां लें और अपना असबाब संभाल लें, पीछे घटे बढ़ेगा तो मेरा जिम्मा नहीं है, मैं जाता हूँ। ये कहकर तालियों का झुमका लाला मदन मोहन आगे फेंक दिया और मदन मोहन के ठंडा करते करते क्रोध की सूरत बनाकर तत्काल वहां से चल खड़ा हुआ। सच है, नीच मनुष्य के जन्म भर पालन पोषण करने पर भी एक बार थोड़ी कमी रह जाने से जन्म भर का क्या कराया मट्टी में मिल जाता है। लोग कहते हैं कि अपने प्रयोजन में किसी तरह का अंतर आने से क्रोध उत्पन्न होता है, अपने काम में सहायता करने से बिराने हो जाते हैं और अपने काम में विघ्न करने से अपने बिराने समझे जाते हैं, परंतु नहीं, क्रोध निर्बल पर विशेष आता है और नाउम्मीदी की हालत में उसकी कुछ हद नहीं रहती। मुंशी चुन्नीलाल पर लाला मदन मोहन कितनी ही बार इससे बढ़कर क्रोधित हुए थे, परंतु चुन्नीलाल को आज तक कभी गुस्सा नहीं आया और आज लाला मदन मोहन उसको ठंडा करते रहे तो भी वह क्रोध करके चल दिया। वृंद ने सच कहा है, बिन स्वार्थ कैसे सहे को करुए बैन, लात खाए पुचकारिए होए दुधारू घीन। मुंशी चुन्नीलाल के जाने से लाला मदन मोहन का जी टूट गया, परंतु आज उनको धैर्य देने के लिए भी कोई उनके पास न था। उनके यहाँ सैकड़ों आदमियों का जमघट हर घड़ी बना रहता था, सो आज चिड़िया तक न फटकी। लाला मदन मोहन इस सोच विचार में रात के 9 बजे तक बैठे रहे, परंतु कोई न आया, तब निराश होकर पलंग पर जा लेटे। अब लाला मदन मोहन का भय नौकरों पर बिल्कुल नहीं रहा था। सब लोग उनके माल को मुफ्त का माल समझने लगे थे। किसी में घड़ी हथियाए, किसी ने दुशाले पर हाथ फेंका, चारों तरफ लूट सी होने लगी। मोजे, गुलूबंद, रुमाल आदि की तो पहले ही कुछ पूछ न थी। मदन मोहन को हर तरह चीज खरीदने की धत थी, परंतु खरीदे पीछे उसको कुछ याद नहीं रहती, और जहाँ सैकड़ों चीजें नित्य खरीदी जाए वहाँ याद क्या धूल रहे। चुन्नीलाल, शिम्भू दयाल आदि कीमत में दुगने चौगने कराते थे, परंतु यहाँ असल चीजों ही का पता न था। बहुधा चीजें उधार आती थी, इससे उनका जमा खर्च उस समय नहीं होता था और छोटी छोटी चीजों के दाम तत्काल खर्च में लिख दिए जाते थे। इससे उनकी किसी को याद नहीं रहती थी। सूची पत्र बनाने की वहाँ चाल न थी और चीज बस्त की झड़ती कभी नहीं मिलाई जाती थी। नित्य प्रति की तुच्छ बातों पर कभी कभी वहाँ हल्ला होता था, परंतु सब बातों के समूह पर दृष्टि करके उचित रीति से प्रबंध करने की युक्ति कभी नहीं सोची जाती थी। और दैवयोगेन किसी नालायक है, कोई काम निकल आता था तो वह अच्छा समझ लिया जाता था, परंतु काम करने की प्रणाली पर किसी की दृष्टि न थी। लाला साहब 2-3 वर्ष पहले आगरे लखनऊ की सैर को गए थे, वहाँ के रस्ते खर्च के हिसाब का जमा खर्च अब तक नहीं हुआ था, और जब इस तरह कोई जमा खर्च हुए बिना बहुत दिन पड़ा रहता था तो और अंत में उसका कुछ हिसाब किताब देखे बिना यूं ही खर्च में रकम लिखकर खाता उठा दिया जाता था। कैसे ही आवश्यक काम क्यों न हो, लाला साहब की रुचि के विपरीत होने से वह सब बेफायदे समझे जाते थे और इस ढाप की वाजबी बात कहना गुस्ताखी में गिना जाता था। निकम्मे आदमियों के हर वक्त घेरे बैठे रहने से काम के आदमियों को काम की बातें करने का समय नहीं मिलता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही थी, जो चीज जिसके हाथ लगती थी वही उसको खूट बुर्द कर जाता था। भाड़े और उघाए आदि की भूली भुलाए रकमों को लोग ऊपर चढ़ कर जाते थे। आधे पर्दे पर कर्जदारों को उनकी दस्तावेज फेर दी जाती थी। देश काल के अनुसार उचित प्रबंध करने में लोक निंदा का भय था। जो मनुष्य कृपापात्र थे उनका तनतना तो बहुत ही बढ़ रहा था, उनके सब अपराधों से जानबूझकर दृष्टि बचाई जाती थी। वह लोग सब कामों में अपना पांव अड़ाते थे और उनके हुक्म की तामील सबको करनी पड़ती थी। यदि कोई हुई अनुचित समझकर किसी काम में उच्च करता तो उस पर लाला साहब का कोप होता था और इस दुफसली कार्रवाई के कारण सब प्रबंध बिगड़ रहा था। बिहारी दुसल दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख दुंद, अधिक अंधेरों जग करे मिल मावस रवि चंद। ऐसी दशा में मदन मोहन की स्त्री के पीछे चुन्नीलाल और शिम्भू दयाल के छोड़ जाने पर सब माल मते की लूट होने लगे।
जो पदार्थ जिसके पास हो वह उसका मालिक बन बैठे, इसमें कौन आश्चर्य है। धन्यवाद। आगे के प्रकरणों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।